जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो आज तारीख हो चुकी है 21 सितंबर 2021 और दिन हो चुका है मंगलवार। तो CMM न्यूज़ के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ में जानेंगे कुछ लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। सभी की सभी खबरें काफ़ी इम्पोर्टेंट और काम की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते पहली बड़ी खबर कर जो आपके फायदे की है। 2022 में भारतीय कंपनियां करेंगी वेतन में 8.6% की वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कंपनियां अब वेतन में वृद्धि करने जा रही है। महंगाई को देखते हुए शायद ये फैसला लिया गया है। कॉर्पोरेट इंडिया ने 2021 में अपने कर्मचारियों के वेतन में औसतन 8% की वृद्धि की है और शुरुआती अनुमानों से पता चला है कि 2022 के लिए औसत वेतन वृद्धि 8.6% तक जाने की उम्मीद है, जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था और आत्मविश्वास में सुधार के अनुरूप है। डिलॉयट द्वारा किए गए एक ताज़ा सर्वेक्षण में कार्यबल और वेतन वृद्धि रुझान सर्वेक्षण 2021 के दूसरे चरण के अनुसार 92% कंपनियों ने 2020 में केवल 4.4% की तुलना में 2021 में औसतन 8% की वेतन वृद्धि की है। 2020 में केवल 60% कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की थी। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने किया कमाल। जुलाई में जोड़े 14.56 लाख नए सदस्य। रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने जुलाई माह के दौरान शुरू रूप से 14.65 लाख नए सदस्यों का नामांकन किया है, जो देश में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का परिदृश्य प्रदान करता है। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सोमवार को जारी शुरुआती पेरोल आंकड़ों में वृद्धि का रुझान दिखता है। जुलाई 2021 के दौरान 14.65 लाख नए पेरोल सदस्य जोड़े गए हैं। इस साल जून में EPFO के साथ शुद्ध रूप से नए नामांकन में गिरावट आ रही थी। उस समय 11.15 लाख सदस्य जुड़े थे, जबकि शुरुआती अनुमान में यह आंकड़ा 12.83 लाख का बताया गया था। आंकड़ों में बताया गया है कि इस साल अप्रैल में शुद्ध नए नामांकन 8.9 लाख और मई में यह आंकड़ा 6.57 लाख था। कोविड-19 की दूसरी लहर इस साल मध्य अप्रैल से शुरू हुई थी, जिसने कई राज्यों को फिर से लॉकडाउन प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया था। EPFO ने कहा कि आंकड़े अभी अनंतिम हैं, क्योंकि कर्मचारियों के रिकॉर्ड का अपडेशन एक सतत प्रक्रिया है और बाद के महीनों में अपडेट होता है। EPFO ने आगे कहा कि अनुमानों में स्थायी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, जिनका योगदान पूरे वर्ष के लिए निरंतर नहीं हो सकता। EPFO ने भारत में संगठित और अर्ध संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा फंड का भी प्रबंधन किया है। तो EPFO से रिलेटेड ये लंबी चौड़ी खबर आ रही थी। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है रोल्स रॉय ने किया अजूबा। अब कार के बाद लॉन्च कर दिया दुनिया का सबसे तेज इलेक्ट्रिकल प्लेन। तो अब कार के बाद रोल्स रॉय ने इलेक्ट्रिक हवाई जहाज भी बना लिया है। यह कारनामा है रईसों के ब्रांड कहे जाने वाले रोल्स रॉय का नाम दुनिया भर में सबसे लग्जरी कारों के निर्माण के लिए जाना जाता है। अब रोल्स रॉय इलेक्ट्रिक दुनिया में कदम रख चुका है। कंपनी ने हाल ही में इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया था। वहीं अब कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक से चलने वाले प्लेन को दुनिया के सामने पेश किया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर, क्या है ये आत्महत्या या सुनियोजित हत्या? महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर कांग्रेस का योगी सरकार पर बड़ा हमला। देश में संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो चुका है। उनका शव प्रयाग के बाघाम्बरी मठ में संदिग्ध परिस्थितियों में प्राप्त हुआ है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर अब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि संतों महंतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के आदरणीय महंत नरेंद्र गिरी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हृदयद्रावक है, क्योंकि आत्महत्या या हत्या है, ये सुनियोजित हत्या भी हो सकती है। ऐसा ट्वीट रणदीप सुरजेवाला ने किया है। तो इसी के उद्देश्य में उत्तर प्रदेश भाजपा की ये कैसी सरकार है जो देश को संतों महंतों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हो रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है शुक्रवार को वॉशिंगटन में रूबरू होंगे मोदी और बाइडेन, क्वाड बैठक में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को अमेरिका रवाना होंगे। वे यहां
क्वाड देशों की शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे तथा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं समूह के अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी व राष्ट्रपति बाइडेन की 24 सितंबर को पहली प्रत्यक्ष मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने क्वाड देशों के नेताओं की पहली प्रत्यक्ष बैठक भी आयोजित की है। इसमें पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन व जापान के पीएम योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली न्यूजीलैंड के बाद अब इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान में खेलने से किया इनकार। ईसीबी ने दी ये जानकारी। T20 विश्व कप खेलने से पहले अक्टूबर में इंग्लैंड को पाकिस्तान में 2 वार्म अप मैच खेलने थे। साथ ही इंग्लैंड की महिला टीम को भी पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन अब इन दौरों को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने रद्द कर दिया है। ईसीबी ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया, ईसीबी ने तय किया है कि अक्टूबर में पाकिस्तान में होने वाले इंग्लैंड की महिला और पुरुष मैचों को रद्द किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की और चरणजीत सिंह चन्नी की ताजपोशी के तुरंत बाद शुरू हुई इस्तीफे की मांग। महिला आयोग का सोनिया गांधी से आग्रह। पंजाब के सीएम बनते ही चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने चन्नी के खिलाफ कुछ साल पहले लगे मीटू संबंधी आरोपों को लेकर उनका इस्तीफा मांगा है। रेखा शर्मा ने सोमवार को एक बयान में कहा कि यह शर्मनाक है, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक और आपत्तिजनक है कि ऐसे व्यक्ति को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है। हम नहीं चाहते कि कोई भी दूसरी महिला उस अनुभव और उत्पीड़न का सामना करे जिससे एक महिला आईएएस अधिकारी को गुजरना पड़ा था। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस समाचार में है केरल में कोरोना वायरस से 52 लोगों की मौत, 90% से अधिक को दी गई वैक्सीन की पहली खुराक। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण से 92 लोगों की मौत हो गई है, जबकि संक्रमण के प्रदेश में 15,692 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 45,24,185, जबकि मरने वालों की संख्या 23,683 हो गई है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश में संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 22,223 थी, जिसके बाद राज्य में अब तक संक्रमण मुक्त हो चुके लोगों की संख्या 43,32,897 पर पहुंच चुकी है। बयान में कहा गया है कि प्रदेश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,66,008 है। बयान में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में कुल 89,722 नमूनों की जांच की गई है। इसमें कहा गया है कि नए मामलों में 64 संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है भारत में बड़ी संख्या में कोरोना टीके लगाने में सक्षम। WHO ने की भारत की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, WHO ने भारत की तारीफ की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल ने कहा कि भारत के पास कोरोना टीकाकरण अभियान को और तेज करने और बड़ी संख्या में टीके लगाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक भारत अपने सभी वयस्क नागरिकों को टीका लगाने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने के साथ ही बड़ी संख्या में टीकाकरण भारत महामारी की और एक लहर को आने से रोक सकता है। उन्होंने कोरोना महामारी को मात देने के लिए वैक्सीन के समान वितरण की जरूरत पर भी बल दिया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत कई बार एक दिन में 1 करोड़ डोज लगा चुका है। उसके पास ज्यादा संख्या में टीके लगाने की पूरी व्यवस्था है। भारत ने अब तक अपनी आधी से ज्यादा आबादी को टीके लगा दिए हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है बैंकिंग फ्रॉड के हुए है शिकार तो तुरंत करे ये काम, वापस मिल जाएगा आपका चोरी किया हुआ पैसा। देश भर में बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में आई वृद्धि को ध्यान में रखकर दिल्ली पुलिस ने 155260 हेल्पलाइन नंबर रिलीज किया है। लोग इस नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस के मुताबिक इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हुए व्यक्ति को पूरी मदद की जाएगी। इस नंबर पर कॉल करने से पैसे भी मिल सकते हैं। आपको बता दें कि इन राज्यों के लोग कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के नागरिक 155260 हेल्पलाइन नंबर का बैंक फ्रॉड के मदद के लिए उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है ग्राहकों ने खाते में नहीं रखे मिनिमम बैलेंस। पंजाब नेशनल बैंक ने चार्ज लगाकर जमा किए 170 करोड़ रुपए।
पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने 2020-2021 के दौरान खातों में जरूरी मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के लिए ग्राहकों पर शुल्क लगाकर लगभग 170 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक आरटीआई के जरिए यह जानकारी सामने आई है। इस तरह के शुल्कों से बैंक का अर्जित लाभ 2019-2020 में 286.24 करोड़ रुपए था। बैंक एक वित्तीय वर्ष के दौरान तिमाही आधार पर इस तरह के शुल्क लगाते हैं। 2020-21 की अप्रैल-जून अवधि में तिमाही औसत शेष 35.46 करोड़ रुपए बचत और चालू खातों दोनों पर थी, जबकि वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया गया था। तो पीएनबी ने मिनिमम बैलेंस नहीं रखे हैं अगर किसी ने अपने खातों में, तो उन पर चार्ज लगाकर 170 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, इन राज्यों में अगले 3 दिन तक गरज चमक के साथ होगी मूसलाधार बारिश। जाने मौसम का ताज़ा अलर्ट क्या कहता है। तो पश्चिम बंगाल में भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि सोमवार को कोलकाता, हावड़ा, हुगली और नॉर्थ साउथ 24 परगना में भारी बारिश की संभावना जताई थी। उन्होंने बताया था कि चक्रवाती हवाओं के साथ पश्चिमी क्षेत्र की ओर चक्रवात आगे बढ़ रहा है, इसलिए कोलकाता में स्थिति में सुधार होगा और बारिश की तीव्रता कम होने लगेगी। लेकिन दक्षिण बंगाल के पूरे जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। कुछ जिलों में 20-21 सितंबर के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों यानी कि अनूपपुर, उमरिया, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, अलीराजपुर, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, नीमच, मंदसौर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 5 संभागों रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन ने बिजली गिरने और चमकने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। देखते अगली खबर, उत्तराखंड में भी बारिश की खबर आ रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 23 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि सोमवार के बाद देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तीव्रता के साथ बारिश हो सकती है और अगले 24 घंटों में कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो झारखंड में भी बारिश का अपडेट आ रहा है। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य भर के विभिन्न इलाकों में अगले 4 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 20 से लेकर 23 सितंबर तक झारखंड में भी बारिश हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आ रही है केरल से। केरल में लव व नार्को जिहाद के मुद्दे पर धर्मगुरुओं ने किया विचार विमर्श। तिरुवनंतपुरम से एएनआई के हवाले से खबर आ रही है। लव नार्कोटिक जिहाद संबंधी पाला बिशप के बयान के बाद केरल में जारी राजनीतिक घमासान के बीच हिंदू, मुस्लिम व ईसाई धर्मगुरुओं ने सोमवार को तिरुवनंतपुरम में एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने समस्या के समाधान पर विचार विमर्श भी किया। पाला बिशप जोसेफ कल्लारेंगाट ने 9 सितंबर को चर्च में मतावलंबियों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि केरल में गैर मुस्लिम युवतियों या युवकों को लव व नार्कोटिक जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन वे धर्म विशेष की चादर ओढ़े रहते हैं। मकपा व कांग्रेस इन आतंकियों पर अंकुश लगाने में विफल रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए सभी मतों को एकजुट होना होगा। 2 मतों के बीच कोई समस्या नहीं है। यह एसडीपीआई का एजेंडा है जिसका कांग्रेस व मकपा समर्थन कर रही है। ऐसा पादरी का बयान था, तो जिस पर सियासी घमासान मचा था। उसी के रिलेटेड सारे धर्मगुरुओं ने कल केरल में बैठक की है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, लंदन प्रवास में जा रहे गीतांजलि का अनुवाद किए थे टैगोर, उस मकान की होगी बिक्री। जी दोस्तों, लंदन के प्रवास में जिस जगह पर रहकर कविराज रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि उनकी पुस्तक का अनुवाद किया था, उस मकान की बिक्री होने जा रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1912 में ब्रिटेन यात्रा के दौरान उत्तरी लंदन के हेम्पस्टेड हेथ के जिस हेथ विला में कुछ वक्त गुजारा था, उसकी अब बिक्री होने वाली है। टैगोर यहीं रहते हुए अपनी कविताओं के संग्रह गीतांजलि का अनुवाद किया था। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्ष 2015 और 2017 में ब्रिटेन यात्रा के दौरान लंदन में भारतीय उच्चायोग से कहा था कि वह बंगाल सरकार की ओर से इस मकान को संग्रहालय सह
स्मारक में बदलने के लिए इसका अधिग्रहण करे। हालांकि लंदन में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि उन्हें बंगाल सरकार के इस संपत्ति में दिलचस्पी दिखाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। कहा पीड़ित के साथ क्रूरता समाज के खिलाफ अपराध है, नहीं कर सकते अनदेखी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी पीड़ित के साथ की गई क्रूरता की आपराधिक कार्यवाही में अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह किसी व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के खिलाफ अपराध होता है, जिससे सख्ती से निपटने की जरूरत है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा से किसी तरह की राहत देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों में समझौते के बाद दोषी को सजा से राहत देने का इनकार भी किया है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है गुजरात के सीएम बनने के बाद दिल्ली दौरे पर भूपेंद्र पटेल। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। पटेल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी नई दिल्ली की यह पहली यात्रा है। गुजरात के मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद पिछले सोमवार को राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले भूपेंद्र पटेल सोमवार को नई दिल्ली की यात्रा पर है। इस खबर में है दिल्ली में नियंत्रित प्रदूषण का प्रमाण न होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। वाहनों के लिए नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 6 माह की कैद या दोनों कार्रवाई की जा सकती है। नियमों की अनदेखी करने वालों के लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए सभी वाहन मालिकों को हिदायत दी है कि सभी पंजीकृत वाहनों के लिए प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। अगर किसी के पास नहीं है तो तत्काल प्रदूषण जांच केंद्रों पर प्रदूषण जांच का प्रमाण पत्र हासिल कर रहे ताकि वह परेशानी से बच सके। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है पंजाब के बाद अब राजस्थान की बारी। मंत्रिमंडल में फेरबदल, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और पायलट खेमे की मांगों पर काम होगा। चुनावी साल से पहले बड़े बदलावों का रोडमैप तैयार। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बदलावों के बाद अब कांग्रेस हाईकमान राजस्थान पर फोकस कर सकता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक होने के बाद सत्ता और संगठन में बदलावों की शुरुआत होगी। पहले फेज में मंत्रिमंडल फेरबदल और इसके बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है। मंत्रिमंडल फेरबदल में नए चेहरों को मौका देने के साथ विवादित और नॉन परफॉर्म चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना भी तय है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है भोपाल में जल भराव से मुसीबत। 5 साल में सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम पर करोड़ों रुपए खर्च, फिर भी जलमग्न हो रहे कई इलाके। 600 नालों की सफाई भी बेअसर। तो भोपाल में सीवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम पर पिछले 5 साल में करीब 420 करोड़ रुपए तक खर्च हो चुके हैं, फिर भी बारिश में राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो रहे हैं। बारिश से पहले नगर निगम द्वारा 600 नालों की सफाई भी बेअसर साबित हो रही है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश के कारण कई क्षेत्रों में 1 से 2 फीट तक पानी भर गया है। इस कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अवधपुरी, कोलार, नरियल खेड़ा आदि इलाकों में सड़क से लेकर घर दुकानों तक में पानी भरने से अधिक समस्या सामने आ रही है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में तेज हवाएं और मूसलाधार बरसात का अनुमान। बिजली गिरने की भी है संभावना। राजस्थान और पश्चिम बंगाल के ऊपर चक्रवाती हवाओं ने मानसून का तगड़ा सिस्टम बनाया है। इसके प्रभाव से मंगलवार को छत्तीसगढ़ तरबतर हो सकता है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी बरसात की संभावना जताई जा रही है। इन इलाकों में आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि 21 सितंबर को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना बन रही है। इस दौरान गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। मुख्यतः रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने रात 8 बजे तक चेतावनी जारी कर प्रदेश के रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, बिलासपुर, कोरिया और इन जिलों से लगे हुए जिलों में अगले 4 घंटे में भारी बारिश की संभावना भी जताई है। देखते अगले समाचार में है IT रेड पर सोनू सूद की सफाई। एक्टर बोले, जरूरतमंदों की मदद करता रहूंगा, मेरी कहानी वक्त बताएगा। जी हाँ दोस्तों,
सोनू सूद पर आईटी यानी इनकम टैक्स की रेड पिछले कुछ दिनों से जारी है। उसी के संदर्भ में आज पहली बार सोनू सूद रेड के बाद मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने ऑफिशियल बयान दिया है और अपने ट्विटर हैंडल पर भी उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट किया है, जिनमें काफ़ी लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने लिखा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। कुछ शायराना अंदाज में सोनू सूद ने इस तरह से ट्वीट किया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है पंजाब कांग्रेस में अब नई बगावत शुरू। सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़ने के रावत के बयान पर भड़के सुनील जाखड़, बोले यह सीएम चन्नी को कमजोर करने की कोशिश। तो दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में फिर से एक बार बगावत का नया मुद्दा शुरू हो गया है। जिस मुद्दे पर बगावत शुरू हुई थी वही मुद्दा फिर से खड़ा हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। अब इसमें भी एक नया बगावत का मुद्दा निकल कर आ रहा है कि सुनील जाखड़ भी नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। रावत जी ने बयान दिया था, जिस पर सुनील जाखड़ ने नाराजगी जताई। तो ये बड़ी खबर आ रही है पंजाब की कांग्रेस से। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है ओवैसी का सवाल, हिंदुत्व की बात करने और हिंदुओं को जगाने वाले गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल कहाँ हैं? अमित शाह ने उन्हें क्यों हटाया? तो AIMIM अध्यक्ष असादुद्दीन अवैसी ने सोमवार को गुजरात में कदम रखा था। अहमदाबाद आए थे असादुद्दीन अवैसी और साबरमती सेंट्रल जेल में पूर्व सांसद अतीक अहमद से मिलने भी गए थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। इस मौके पर हिंदुत्व की बात करते हुए हिंदुत्ववादियों को लताड़ा है असादुद्दीन अवैसी ने। हिंदुत्व की बात करते हुए और हिंदुओं को जगाने वाले गुजरात के पूर्व सीएम उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का भी नाम लिया उन्होंने, और अमित शाह ने उन्हें क्यों हटाया, इस पर भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सवाल पूछा है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। अगले 24 घंटों में गुजरात में भारी बरसात की चेतावनी। 101 तालुकों में जमकर हो सकती है बारिश। राज्य में मानसून की वर्तमान सीजन में 24.64 इंच के साथ मौसम की लगभग 74.51% बारिश दर्ज की गई है। गुजरात में अभी भी 20% बारिश की कमी जताई जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार 21 सितंबर तक अनेक जिलों में भारी बरसात हो सकती है। वर्तमान चेतावनी के अनुसार IMD ने शनिवार को येलो ऑरेंज अलर्ट घोषित किया था, जबकि रविवार से मंगलवार तक ऑरेंज अलर्ट को घोषित किया गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के 101 तहसीलों में मानसून मेहरबान रहा, जिसमें दाहोद, सुरेंद्रनगर, खेड़ा, अरवली, अहमदाबाद, साबरकांठा जिले में सार्वत्रिक बारिश दर्ज की गई। रविवार की सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक की स्थिति में 6 तहसीलों में भारी बरसात दर्ज की गई है, जिसमें नवसारी, वलसाड़ और पाटन जिले में भारी बरसात हुई है। वहीं अहमदाबाद शहर सहित सरखेज, सनातल, शांतिपुरा और बारकोल में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। तो दोस्तों, आज 21 सितंबर का दिन है और आज विश्व शांति दिवस है। आज के दिन विश्व शांति दिवस मनाया जाता है हर साल, जिसकी अलग अलग थीम होती है। मुख्य आकर्षण इस दिन का ऐसा है कि इस दिन सफेद रंग के कबूतरों को यानी शांति के दूत को आजाद किया जाता है, उन्हें उड़ाया जाता है। इस वर्ष विश्व शांति दिवस 2021 की थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल सस्टेनेबल वर्ल्ड, अर्थात एक न्याय संगत और सतत दुनिया के लिए बेहतर काम करना। वहीं पिछले साल 2020 की थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। इसका मतलब है शांति को आकार देना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सन 2019 की थीम क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, अर्थात शांति के लिए जलवायु की कार्यवाही, मतलब जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इस पर कार्यवाही के चलते इस थीम को लिया गया था। आपको बता दें कि सन 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें यह लिखा हुआ था कि पूरे विश्व में सितंबर के महीने के तीसरे मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहली बार लगभग सभी देशों में 1981 में विश्व शांति दिवस मनाया गया, किंतु सन 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दूसरे प्रस्ताव में पारित हुआ कि प्रतिवर्ष 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसके बाद प्रतिवर्ष बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ सभी देशों में 21 सितंबर को
वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है। इस दिन अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है। शांति दिवस का एक कारण है, जब सन 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब पैन यूरोपियन यूनियन के संस्थापक रिचर्ड वॉन कॉडलेहॉव कलर्जी ने एक सुझाव दिया कि यदि युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका स्थायी रूप से पूरे विश्व के लिए शांति घोषित कर दे तो यह युद्ध यहीं रुक जाए और सभी देशों में शांति बनी रहे। तो आज विश्व शांति दिवस है। आप सभी को सीएमएम की तरफ से विश्व शांति दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द सीएमएम न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।